राजनीतिक भूकंप आ गया है और इस भूकंप का झटका निश्चित तौर पर बीजिंग को हिलाकर रख रहा होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको जानना बेहद जरूरी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली इस वक्त राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे हैं और आज वो देश को संबोधित भी कर सकते हैं। आज 12 बजे केपी ओली की बैठक भी होने वाली थी। नेपाल में आरोप लगता रहा है कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए चीन का साथ लेते रहे हैं, भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाते रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लगातार प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि पार्टी की स्थायी समिति की बैठक में पुष्प कमल दहल प्रचंड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल और वामदेव गौतम समेत वरिष्ठ नेताओं ने ओली से सीधा इस्तीफा देने के लिए कहा था। तो यहाँ ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें हम कि जिस तरह से केपी ओली ने चीन के इशारे पर भारत को लेकर जो टिप्पणी की, जो बयानबाजी की, उसका असर आप देखिए किस तरीके से हो रहा है। वहां पर अब राजनीतिक भूकंप आ गया है। मेरे साथ इस वक्त दो सहयोगी इस खबर पर बातचीत के लिए, मनीष शुक्ला और साथ ही सिद्धांत सिब्बल मेरे साथ है। सिद्धांत सिब्बल, पहले आपके पास आऊंगी, क्या जानकारी और क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से जो बीते दिनों नेपाल में हुआ, जो नेपाल ने चीन के बहकावे उकसावे में आकर किया, उससे जुड़ी हुई। जी, मैं आपको बता दूं कि वो राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। ये कोई आम बात नहीं होती किसी भी देश में राष्ट्रपति से मिलना, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है या कुछ जनरल डिस्कंटेंट है या कुछ अपडेट देना है प्रेसिडेंट को। अभी अगर हम सिचुएशन देखें नेपाल में तो पॉलिटिकली अगर देखें तो काफी स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते से हो रही है और उस मीटिंग के अंदर कहीं ना कहीं काफी प्रोटेस्ट हो रहा है केपी शर्मा ओली के खिलाफ और उनकी पार्टी के लोग ही काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रचंडा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो बड़ा क्रिटिसिज्म फैक्टर है वो ये है कि कैसे जो कोविड क्राइसिस हुआ है नेपाल में उसको केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट संभाल नहीं पाई है और कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट ने फोकस करा है कि वो क्रिटिसिज्म को डाइवर्ट करें भारत की तरफ और नया मैप लेकर आए। जैसे हमने देखा जो नया मैप लाए हैं उसकी वजह से भारत और नेपाल की जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप है काफी इंपैक्ट हुए हैं। पर अब हम देख सकते हैं कि केपी शर्मा ओली इसको डाइवर्ट करने के लिए कमेंट्री दे रहे हैं कि भारत चाहता है कि उनको हटाया जाए प्रधानमंत्री की गद्दी से और उसके अगले दिन ही हम देखते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो बोलते हैं कि भारत नहीं चाहता, हम चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री गद्दी से हट जाएं। तो कहीं ना कहीं काफी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं केपी शर्मा ओली के लिए। जाहिर तौर पर मनीष भी मेरे साथ है। मनीष, जो हम देख रहे थे बीते दिनों जो कुछ हो रहा था, रोटी बेटी का रिश्ता और इस रिश्ते में दरार डालने का काम सीधे तौर पर चीन कर रहा था, तो अब नेपाल में अगर ये राजनीतिक भूकंप है तो इसकी धड़कन, इसका झटका सीधे तौर पर चीन को ही लग रहा होगा ना? बिल्कुल, देखिए चीन को फर्क पड़ेगा, लेकिन एक बात और आपको समझनी होगी यहाँ पर कि जो नेपाल की जो भी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं उन्होंने मिल करके, जो भी उनकी छोटी छोटी पार्टीज थी उन्होंने मिल करके सरकार बनाई थी। और अगर ऑप्शन 2 पर भी आप जाएंगे तो भी आपको ऐसे दिखेगा कि वो भी ज्यादातर चीन के फेवर में रहते हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि ओली काफी ज्यादा भारत के खिलाफ काम कर रहे थे और जब हमारी आर्मी गालवान और पेंगोंग में चाइना के साथ एक तरीके से वहां बातचीत हो रही है, चाइना के साथ जो हमारे एरिया में आ गए हैं उससे भारत निपटने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान जानबूझकर एक ऐसा सीमा विवाद को क्रिएट किया केपी ओली ने कि जो था भी नहीं। दूसरी बड़ी बात की, जैसा सिद्धार्थ भी बता रहे हैं, ये जो सारे वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं नेपाल के अंदर, चाहे प्रचंडा हो चाहे बाकी दूसरे जो रीजनल पार्टीज हो, उनका ये कहना था कि कोविड का समस्या को नेपाल ठीक से डील नहीं कर पाया, वहाँ बेरोजगारी थी। मई के महीने में भी सरकार जाने का खतरा था, हम आपको यहाँ बता दें। लेकिन उस दौरान जो काठमांडू में नेपाल के एम्बेसडर हैं, उन्होंने वो सारे जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे उनके बीच में मीटिंग कराई थी और सबसे कहा था कि आप समर्थन वापस मत लीजिए, सरकार चलने दीजिए केपी ओली शर्मा की। और वही वो एहसान चुका रहे थे नेपाल का सीमा विवाद उन्होंने भारत के साथ उठाया था। अब चूंकि उनके पार्टी के लीडर तैयार नहीं है केपी ओली शर्मा को लेकर के, तो ये माना जा रहा है कि शायद वो इस्तीफा देने गए हुए हैं और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन्हीं पार्टी के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी के बाकी जो रीजनल। जी मनीष, ठीक है। तो मनीष बहुत अहम जानकारी इस पर हमें दे रहे थे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाता है कि जो चीन ने नेपाल को मोहरा बनाकर किया, कैसे अब वो केपी शर्मा ओली पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। आप देखिए कि अपनी ही पार्टी में इस वक्त वो गिर गए हैं। मेरे साथ सिद्धांत भी हैं। सिद्धांत, मीटिंग भी एक होने वाली थी, 12 बजे उसका वक्त दिया गया था और उसके साथ ही आज शाम को संबोधित भी करने वाले हैं।
अपनी पार्टी में घिर गए हैं, चूंकि चीन के साथ संबंध और भारत के खिलाफ बयानबाजी, उसी का असर है कि आज उस हिली हुई कुर्सी को बचाने की जो कोशिश कर रहे थे वो और भी ज्यादा हिल चुकी है। जी समझ लीजिए पॉलिटिकल अनरावलिंग ऑफ केपी शर्मा ओली समझ लीजिए ऐसा हो रहा है। और आज काफी एक्टिविटीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं काठमांडू में हो। कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि कैसे प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाएं, पर कहीं ना कहीं हमने देखा है कि क्रिटिसिज्म काफी बढ़ गया है पार्टी के अंदर ही नहीं देश में भी। क्योंकि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं कि जब पार्लियामेंट में पास हो रहा था नया मैप जो केपी शर्मा ओली सरकार ने इंट्रोड्यूस करा था, जिसमें भारत की टेरिटरीज, नेपाली टेरिटरी दिखाई गई थी, जब ये बिल पास हो रहा था तो पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट हो रहे थे सरकार के खिलाफ, प्रोटेस्ट हो रहे थे केपी शर्मा ओली के खिलाफ, क्योंकि उनकी जो हैंडलिंग थी कोविड क्राइसिस को लेके वो सही नहीं थी। वहां पे केसेस बढ़ गए थे और उसको डाइवर्ट करने के लिए भी केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के पटल में कहा कि ये भारत की वजह से हुआ है, जितने केसेस आ रहे हैं ये इसलिए आए क्योंकि लॉन्ग और पोरस बॉर्डर है उसके वजह से आए हैं। उसको लेकर भारत में काफी सरप्राइज हुआ था, क्योंकि लॉजिकली जब आपके सिटीजन्स अपने देश में पहुंच जाते हैं तो उनको क्वारंटाइन की सुविधा आपको प्रोवाइड करनी होती है। तो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया सेंटीमेंट जनरेट इसलिए किया गया उनकी सरकार द्वारा ताकि वो डाइवर्ट कर सके इस क्रिटिसिज्म का। पर अब मेरे ख्याल से सारे जो पत्ते हैं खत्म हो गए हैं और अब उन्हीं के खिलाफ चले गए हैं ये सारे स्टेटमेंट। और अब हम देख भी रहे हैं कि कैसे वहां पर उथल पुथल मची हुई है। मेरे को बताया जा रहा है कि महेंद्र कुमार सिंह जो कि नेपाल मामले के जानकार हैं, इन मामलों से जुड़े हुए, वो मेरे साथ जुड़ गए। महेंद्र कुमार जी बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। मैं चाहूंगी कि आप अपने विश्लेषण से बताइए जो आज स्थिति नेपाल में है, बीते दिनों जो चल रहा था, उसके बाद आज अगर राष्ट्रपति से मिलने केपी शर्मा ओली जाते हैं, शाम को अपने देश को संबोधित करेंगे, ये क्या है, ये क्या तस्वीर उभर कर बन रही है सर सामने? देखिए, जो नेपाली प्रधानमंत्री हैं वो अपनी सीट बचाने के लिए जो है उन्होंने नया नक्शा पेश किया। उन्होंने जो है भारत और नेपाल की सीमा पे जो है फायरिंग उनके नेतृत्व में हुई। पहली बार ऐसा भारत और नेपाल के संबंधों में हुआ। और उन्होंने सिर्फ अपनी घरेलू राजनीति में पूरी तरीके से विद इन पार्टी, अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी और विपक्षी दलों में, नेपाली कांग्रेस हो चाहे मधेसी पार्टियां हो, पूरी तरीके से घिरे हुए थे। तो वहां के लोगों का ध्यान बटाने के लिए उन्होंने एक राष्ट्रीयता, नेपाली राष्ट्रीयता, नेपाली संप्रभुता को आगे लाने की कोशिश की। और ये जो नया नक्शा था, काला पानी, लिपुलेख और इन इलाकों को जो है जो दिखाने के लिए उन्होंने संसद में पेश किया, ये उनकी एक घरेलू राजनीति से जो है लोगों को ध्यान हटाने के लिए जो है उन्होंने किया था। जैसे ही ये चीजें आप देखिए कि ओली ने एक ऐसा बयान दिया जो नेपाल के लोगों को भी नहीं पसंद आया। उनका बयान था कि भारतीय जो कोरोना वायरस है वो चीनी कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है। अरे ओली कहीं न कहीं ये नापने में असफल रहे कि जो वहां के लोगों का सेंटिमेंट है वो कहीं न कहीं आज भी भारत से ज्यादा जुड़ा हुआ है चीन के मुकाबले, क्योंकि हम एक बॉर्डर शेयर करते हैं, बहुत पुरानी हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और जो है एक आध्यात्मिक जो है रिश्ते रहे हुए हैं। तो वो इस चीज को मापने में कहीं न कहीं विफल रहे हैं और उसका नतीजा साफ साफ उनके पार्टी के भीतर, चाहे उनके धुर विरोधी जो को चेयरमैन है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचंड और जो माधव कुमार नेपाल हैं, वो जो दोनों जो प्रमुख नेता हैं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के, वो कहीं न कहीं इनका विरोध कर रहे हैं। और वो अपने भारत विरोधी बयान जो उन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए दिए थे, कहीं न कहीं उसी वजह से वो और ज्यादा घिरते हुए नजर आ रहे हैं जाहिर तौर पर। और इसे लेकर वो अपनी पार्टी में घिर गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जो पुष्प कमल दहल प्रचंड है वो भी इसे लेकर साफ कह चुके हैं कि हम नेपाल को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इस पर भी मैं सर आपसे बात करूंगी, लेकिन मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी अमित प्रकाश भी जुड़ गए हैं। अमित प्रकाश, हमने देखा, आपने तो रिपोर्टिंग भी ग्राउंड पर जाकर वहां के लोगों से भी बातचीत की कि अब चौतरफा गिर चुके हैं और सीधे तौर पर अब यहाँ पर उन्हें स्पष्ट करना होगा कि आखिर उनकी नीति क्या कहती है। जो उन्होंने बयानबाजी की उसका असर हम देख रहे हैं कि अब पूरे नेपाल में हो रहा है, वहां की जनता भी अब उनके खिलाफ हो गई है। देखिए, एक अपडेट इसमें बड़ी इस वक्त की आ रही है कि बलुआटार में जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है उसमें ओली, केपी शर्मा ओली मौजूद नहीं है और जो तमाम वरिष्ठ लीडर्स हैं वो लगातार अब उनके इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार
तमाम लीडर्स एक एक करके आगे आ रहे हैं। और आप ये देखिए, ये समझने की जरूरत है, हम जिन जिन बॉर्डर से हमने रिपोर्टिंग की, जिन जिन जगहों से हमने लोगों को ये दिखाया, नेपाल और भारत की सीमा से सटा हुआ, चाहे वो उत्तराखंड का इलाका हो, चाहे बिहार का इलाका हो, चाहे हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की बात करें, इन तमाम बॉर्डर्स पे जब हमने बात की, वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की, हमारे रिपोर्टर्स मौजूद थे, उन्होंने जो ग्राउंड रिपोर्ट वहां से भेजी, ये बात साफ हो गई थी कि रोटी और बेटी का जो रिश्ता है नेपाल और भारत के बीच का, वो सदियों पुराना है। उसको, उस तारतम्य को, उस तालमेल को और उस बैलेंस को अगर कोई हिलाना चाहता है तो ये नेपाल के लोगों को भी मंजूर नहीं है। नेपाल के बॉर्डरिंग इलाकों में जो लोग रहते हैं भारत और नेपाल की सीमा के आसपास, उन लोगों से हमने बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि चाहे कोई भी आ जाए, हमारे और भारत के बीच का रिश्ता है, हमारी बेटियां ब्याही जाती हैं, हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारे वहां से ट्रेड है, हमारा बिजनेस है, हम आते जाते हैं, अब इतने पुराना हमारा संबंध है, उसको कोई नहीं हिला सकता, चाहे वो केपी शर्मा ओली हो या फिर इस देश का कोई भी नेतृत्व है। तो अब इस बात को समझ लेने की जरूरत है कि पिछले कुछ दिनों से जो थ्रेशोल्ड क्रिएट हो रहा था, एक एक करके जो दबाव बन रहा था, जिस तरीके से भारत के खिलाफ वो एक एक करके बयान दे रहे थे, एक एक बात वो कह रहे थे, और अभी जो प्रोफेसर साहब जो बात कह रहे थे कि कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक भारत का कोरोना वायरस, ये वहां के लोगों को ये बात वो नहीं इसको पचा पाए, उनको ये लगा। और खासतौर पे विशाल जहां से रिपोर्ट कर रहे थे, ये बात साफ लोगों ने कही कि कोई भी आ जाए हमारे रिश्ते को नहीं हिला पाएगा, और वो बात अब साफ और सीधी एकदम समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है वहां की सियासत, किस तरीके से एक कह सकते हैं कि चेंज हो रही है, वहां के जो लीडर्स हैं वो कैसे वोकल हो रहे हैं और खुद खुल के हमने देखा भी था प्रकाश, वो हमने देखा भी था जब वहां से हमने लोगों की बातें सुनी, रोटी बेटी के रिश्ते में दरार लाने की जो ये कोशिश हो रही थी, उसका असर तो अब हम देख ही रहे हैं कि कैसे वहां पर राजनीतिक भूकंप आ गया है। महेंद्र जी, मैं इसको आप ही से समझना चाहूंगी, आप जरा बताइए दर्शकों को, क्योंकि आप इस पर अच्छे से विस्तृत तरीके से बता सकते हैं कि आप अपनी ही पार्टी में तो घेराबंदी उनकी हो चुकी है, चूंकि वो अड़ गए हैं खुद। पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान इसको नहीं बनने देंगे, और आपको ये साबित करना होगा जो बयान आपने दिया कि आखिर उसका आधार क्या है। उनका ये स्टैंड लेना, उनकी ये भूमिका कितनी महत्वपूर्ण इस वक्त नेपाल सरकार में हो जाती है? देखिए, हमको जो है ये देखने की जरूरत है कि इसके पीछे सिर्फ उनका भारत विरोधी जो रवैया रहा है वही नहीं है, इसके पीछे आर्थिक कारण भी हैं। जिस समर्थन से या जो समर्थन ओली को मिल रहा था चीन से, कहीं न कहीं वो नेपाल की जनता को ये बेचना चाहते थे कि चीन के आर्थिक सहयोग से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बहुत बेहतर हो जाएंगे, जो हमारे यहाँ आर्थिक खुशहाली आएगी और जो है सड़कें बनेंगी और तमाम तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आएंगे। लेकिन आज जो कोरोना की वजह से जो आर्थिक मंदी आ गई है पूरे विश्व में, तो चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, जो चीन जो है एक ट्रेड नेटवर्क के रूप में विकसित करना चाहता है, उससे कई ये बात सामने आई है कि कई जो छोटे और जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वो कहीं न कहीं चीन के डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। और अब कहीं न कहीं इस आर्थिक मंदी की वजह से चीन भी इन प्रोजेक्ट्स की फंडिंग उस तरीके से नहीं कर पा रहा है जैसा वो कर सकता था। कई अफ्रीकी देशों का उसने जो है ऋण माफ किया है 2020 का, लेकिन आप जो है उसी को बेसिस बना के कि हमारे यहाँ विकास होने वाला है, हमारे यहाँ अच्छी सड़कें बनने वाली हैं, और वो कहीं न कहीं चीन जो है अब वो फिलहाल जब तक आर्थिक मंदी खत्म नहीं होती है, जो हाल फिलहाल 2-3 साल तो लगेंगे पूरे उसको उभरने में चीन की अर्थव्यवस्था को, तो कहीं न कहीं जो सपना ओली दिखा रहे थे नेपाली जनता को, वो बाकी देशों के एक्सपीरियंस से जो सामने आया, जनता को स्वीकार नहीं। मनीष, वो सपना नेपाल की जनता को खुद स्वीकार नहीं, क्योंकि नेपाल की जनता जानती है कि भारत से क्या रिश्ता रहा है, भारत ने क्या निभाया है, और क्या भारत के साथ नेपाल का भविष्य है, और चीन के साथ क्या, ये तो समझते हैं। शायद केपी शर्मा ओली नहीं समझ पाए इस चीज को। बिल्कुल, अगर आप नेपाल में जाएं और नेपाल के कल्चर देखें, नेपाल के लोगों को देखें, नेपाल के फेस्टिवल को देखें, तो आपको लगेगा नहीं कि आप भारत में या नेपाल में है। खुद लोगों के लिए भी समझना बड़ा मुश्किल है कि कैसा डिफरेंशिएट हो रहा है। चाइना से उनका किसी भी तरीके का कोई मैच नहीं है, ना रहन सहन उनकी है, ना बाकी उनके कोई कनेक्टिविटी है। और जाहिर तौर पर केपी शर्मा ओली जिस तरीके से भारत के खिलाफ ये पैतरे ले रहे थे, लोगों को समझ में आ रहा था, क्योंकि बॉर्डर के सारे एरियाज पे जहां भी हम रिपोर्टिंग करने गए, लोग ये कह रहे थे अचानक हो क्या रहा है नेपाल के लीडर्स को, ये ऐसा चीजें क्यों की जा रही है। जाहिर तौर पर जैसा कि अभी हमारे गेस्ट बता रहे थे कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि नेपाल के अंदर काफी ज्यादा बेरोजगारी, कोविड से लोग परेशान हैं,
और जब ऐसे वक्त में केपी शर्मा ओली की जिम्मेदारी थी कि वो नेपाल के लोगों के लिए कुछ राहत के कदम उठाएं, उस दौरान वो एक ऐसा कार्ड खेल रहे थे जो इस पूरे एरिया में अस्थिरता लाएगा, क्योंकि भारत नेपाल के संबंध अगर तनावपूर्ण होते हैं तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान इन दोनों देश के जो लोग हैं, खासतौर पर जो बॉर्डर के लोग हैं, जहाँ काफी ज्यादा बिजनेस होता है। नेपाल पूरा अगर आप देखें उनका बिजनेस आना जाना सब कुछ भारत के जरिए है, तो जाहिर तौर पर ये एक अच्छी शुरुआत होगी अगर केपी ओली शर्मा की सरकार जाती है और कोई ऐसा लीडर चुना जाता है जो कम से कम इस सेंसिटिव रिलेशन को अच्छे से समझे। बिल्कुल। और अमित प्रकाश, आज बहुत कुछ तय होगा, क्योंकि बीते दिनों जो वहां चल रहा था, जो उठापटक जिसे हम राजनीतिक भूकंप कह रहे हैं, आज बहुत कुछ तय होगा, क्योंकि राष्ट्रपति से मुलाकात केपी शर्मा ओली की, उसके बाद शाम को देश के नाम संबोधन उनका। देखिए, इसमें दो अहम चीजें हैं जो अभी की अपडेट में आपको बताना चाहूंगा। एक तरफ केपी शर्मा ओली ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है और वहां भी एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन हैं और ओली के विरोधी माने जाते हैं पुष्प कमल दहल के निवास पर भी बैठकों का दौर जारी है। ये अभी की अपडेट है। तो आप ये सोचिए, जिस तरह की मीटिंग्स वहां चल रही हैं, एक तरफ ओली मीटिंग्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो तमाम दूसरे लीडर्स हैं नेपाल के, उनके भी परमिटेशन और कॉम्बिनेशन को लेके इसमें चर्चा हो रही है। और विगत कुछ दिनों में जिस तरीके के बयान उन्होंने दिए हैं, जिस तरीके से अब से कुछ दिन पहले जो चीन के दूतावास से जो करीबियां थी केपी शर्मा ओली की, उसको भी लेके जो बात चल रही है, ये तमाम चीजें उनके विरोधी खेमे में इस बात की चर्चा हो रही है। और सबसे अहम जो मनीष अभी बता रहे थे, जिस तरीके के लोगों के सेंटिमेंट्स वहां से आ रहे हैं, न सिर्फ नेपाल के बॉर्डरिंग इलाकों से बल्कि नेपाल के अलग अलग हिस्सों से। हम आपको जरूर याद दिलाना चाहेंगे, अब से कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले एक रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी, जिसमें नेपाल सरकार के सिंचाई विभाग की खुद की, नेपाल सरकार की अपनी रिपोर्ट है और नेपाल सरकार के सिंचाई विभाग ने वहां के संसद में एक रिपोर्ट टेबल की और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से नेपाल के हिस्से को अपने वर्चस्व में लेने के लिए, अपने कब्जे में लेने के लिए जो वो पिलर पॉइंट्स होते हैं, बॉर्डरिंग पिलर पॉइंट्स, उसको खिसका के नेपाल की तरफ किया जा रहा है और नेपाल के हिस्से को अपने में मिला रहा है चीन। ये बात वहां के सरकार का एक विभाग कह रहा है और अपने सरकार को जगाने की कोशिश कर रहा है कि जागिए, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपकी कितनी जमीन खिसकती जा रही है, ये उनको नहीं समझ में आ रहा है। और वहां का एक विभाग अगर आपको ये अलर्ट कर रहा है तो सोचिए बात कितने गंभीर लेवल पे आगे पहुंच चुकी है। तो आज क्योंकि जो कुछ हुआ नेपाल में, वो चीन के उकसावे पर हुआ, चूंकि चीन ने एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को जगाने की कोशिश नेपाल में की, उसमें तो वो नहीं हो पाया, लेकिन उसके मंसूबे केपी शर्मा ओली के जरूर वो कोशिश कर रहा था कि वहां पर उस तरीके से बन जाए, लेकिन उसका असर क्या हुआ ये हम देख ही रहे हैं। लगातार बड़ी कवरेज, लगातार मेरे सहयोगी भी मेरे साथ हैं, हम भी इस पर लौटेंगे। बड़ी कवरेज, बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, क्योंकि अभी अपडेट आ रहा है कि नेपाल के बजट सत्र को बीच में स्थगित किया गया है। नेपाल के बजट सत्र को, नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की नेताओं की बैठक भी लगातार हो रही है और नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसका असर कैसे चीन पर होगा और कैसे इस राजनीतिक भूकंप का असर, इसका झटका चीन को लगेगा, वो भी आप जी न्यूज के माध्यम से लगातार समझेंगे, क्योंकि रोटी बेटी के रिश्ते में दरार डालने का काम चीन ने किया और मोहरा बने केपी शर्मा ओली।